Welcome friends, Jai Bharat, Jai Hindustan. Friends, in this video we are going to discuss about the Chartered Act 1793. आज का हमारा जो टॉपिक है यही है, यहाँ पर आपको देखना है इस टॉपिक को डिटेल में. In the previous two videos we have already discussed the Regulating Act 1773 and Pitt's India Act 1784. ठीक है, लेकिन देखिए इसके बीच में हमें एक और छोटा सा टॉपिक देखना है इसके पहले कि हम चार्टर्ड एक्ट 1793 की शुरुआत करें, और वो एक्ट है एक्ट ऑफ 1786. तो वो हम अभी देखेंगे और उसके बाद हम आएंगे चार्टर्ड एक्ट 1793 पर. लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने के पहले सबसे पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं कि हमने पहले क्या क्या पढ़ा है, ताकि आप जो है वेल कनेक्टेड हो सके इस टॉपिक से. तो देखिए हमने ये बताया था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 में लाया गया था. और ये क्यों लाया गया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए. किसके द्वारा लाया गया था? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा. और यहीं से आप देखेंगे कि एक तरह से फाउंडेशन डाला गया था, नींव डाली गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी कि केंद्रीय प्रशासन की. तो इसको हम समझते हुए थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं देखेंगे, बस थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलेंगे ताकि आप इस टॉपिक से वेल कनेक्टेड हो सके. ठीक है, तो देखिए रेगुलेटिंग एक्ट में मैंने ये बताया था आपको कि ये बंगाल है, और बंगाल का जो गवर्नर था उसको इस एक्ट के तहत बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है. बंगाल का गवर्नर है और उसे बनाया जाता है बंगाल का गवर्नर जनरल. और इसके अधीन किसे कर दिया जाता है? इस गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है दो प्रेसिडेंसीज और हैं बंगाल के अलावा, एक बंबई प्रेसिडेंसी और एक मद्रास प्रेसिडेंसी. तो देखिए बंबई और मद्रास, इन दोनों को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है, यानी कि बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया जाता है, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया जाता है. और इस तरह से आप देखेंगे तो कलकत्ता को केंद्र बनाते हुए इन दोनों को इसके अधीन कर दिया जाता है. यानी एक तरह से आपने देखा कि यहां पर फाउंडेशन डल गई, नींव डल गई किसकी? सेंट्रल गवर्नमेंट की. और यहीं से आप देखेंगे कि केंद्रीय प्रशासन की शुरुआत हो गई. ठीक है, हालांकि ये जो बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, यानी ये बंबई प्रेसिडेंसी, ये मद्रास प्रेसिडेंसी, इन दोनों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रखा गया, लेकिन सीमित मामलों में, कुछ लिमिटेड मामलों में इनको रखा गया, जैसे कि वॉर एंड पीस के मामले में, युद्ध और शांति के मामले में इनको रखा गया था. पूरा अधीन नहीं किया गया था, पूरी तरह से बंगाल प्रेसिडेंसी को इनका नियंत्रण नहीं दिया गया था, लेकिन कुछ मामलों में इन दोनों प्रेसिडेंसीज को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था. तो इसीलिए मैंने यहां पर लिख दिया था कि फाउंडेशन डल गई सेंट्रल गवर्नमेंट की, यानी बंगाल को या कलकत्ता को आप कहें, उसको केंद्र बनाते हुए इन दोनों प्रेसिडेंसीज को रख दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसीज के अधीन. और यहां पर देखिए और क्या हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट में. तो रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल की एक काउंसिल बनाई गई, परिषद बनाई गई, जिसमें गवर्नर जनरल था और 4 और उसके अलावा मेंबर्स थे इसके. यहां पे जो डिसीजन होता था वो बहुमत से, यानी कि मेजॉरिटी से होता था. लेकिन इसमें दिक्कत ये थी कि गवर्नर जनरल को नॉर्मल केस में वोटिंग राइट नहीं था. वोटिंग राइट जो था इन्हीं 4 मेंबर्स को था. इन केस ऑफ टाई, यदि मामला बराबरी पर छूटता है, यानी कि 2-2 पे छूटता है, तब गवर्नर जनरल जो है वो वोट कर सकता है. लेकिन ऐसा देखा गया प्रैक्टिकली कि ये जो 4 मेंबर होते थे जनरली गवर्नर जनरल के खिलाफ ही होते थे. तो इसलिए गवर्नर जनरल यहां बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाया था. ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होल्ड उसका नहीं था यहां पर काउंसिल के सदस्यों के ऊपर, और इसके पास वीटो पावर भी नहीं था गवर्नर जनरल के पास, ताकि वो काउंसिल के फैसले को पलट सके. अगर ये 4 मेंबर मिलकर कोई फैसला ले लेते हैं मेजॉरिटी से, तो इस मामले में गवर्नर जनरल भी कुछ नहीं कर सकता है. उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट बनाया गया कलकत्ता में, और इसके अलावा BEIC के जो ऑफिशियल्स थे, यानी कि कर्मचारी थे, अधिकारी थे,
उनके निजी व्यापार पे रोक लगा दिया गया, यानी प्राइवेट ट्रेड पे रोक लगा दिया गया, और यह भी मना किया गया कि आप किसी से गिफ्ट या उपहार नहीं लेंगे। और इसका रीज़न ये था, मैंने बताया था कि आपने देखा होगा जब मैं इस टॉपिक को पढ़ा रहा था तो वहाँ पे मैंने बताया था कि बंगाल में 1765 में द्वैध शासन लागू कर दिया गया था और उसके बाद राजस्व की लूट भी हो रही थी ज़बरदस्त ढंग से। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे कारणों को मैंने बताया था जिसकी वजह से कंपनी नुकसान में जा रही थी, और जब कंपनी नुकसान में जा रही थी तो मजबूरन ब्रिटिश संसद को यह फैसला लेना पड़ा था कि अब कंपनी को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स, इस प्राइवेट ट्रेड्स में बहुत सारे करप्शन जो होते थे, भ्रष्टाचार जो होते थे, वो होते थे इन प्राइवेट ट्रेड के चलते। ठीक है, इसीलिए कहा कि प्राइवेट ट्रेड नहीं होगा और ये उपहार भी नहीं लेंगे। तो इन सबको ब्रिटिश संसद को ऐसा लगा कि भाई ये समय आ गया है कि कंपनी घाटे में जा रही है, और भी कारण मैंने बताया था इन कारणों के अलावा कि कंपनी घाटे में क्यों जा रही थी, जैसे कि बोस्टन टी पार्टी की मैंने चर्चा की थी। आप जब विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर बोस्टन टी पार्टी की चर्चा मिलेगी। उसके अलावा जिसमें चाय का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके अलावा और भी बहुत सारे कारणों को मैंने डिस्कस किया था। तो कुल मिलाकर यही लब्बो-लुआब था कि भाई जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो द्वैध शासन के द्वारा जब बंगाल में रेवेन्यू की लूट मचा रही थी, बावजूद इसके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो घाटे में जा रही थी, और उसका कारण था कि ये प्राइवेट ट्रेड जो है इसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इस प्राइवेट ट्रेड की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान इसको हो रहा था। और भी कारणों को मैंने बताया था। ये ऑफिशियल्स जो होते थे, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी तो अपना व्यापार करती ही थी, साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में काम करने वाले जो कर्मचारी होते थे, जो अधिकारी होते थे, वो भी अपना निजी व्यापार करते थे, इसलिए वो ज़्यादा ध्यान व्यापार पे नहीं दे पाते थे, वो अपने प्राइवेट ट्रेड पे ज़्यादा ध्यान देते थे। ठीक है, और यहाँ से बहुत पैसे कमाते थे और जाकर फिर इंग्लैंड में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते थे। तो इन सब की जब भनक ब्रिटिश संसद को पड़ती है तो उसको लगता है कि नहीं, अब वो समय आ गया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने की ज़रूरत है, उन्हें कायदे कानून में बांधने की ज़रूरत है। तो ये थोड़ा सा मैंने ब्रीफ कर दिया आपको रेगुलेटिंग एक्ट। उसके बाद जब रेगुलेटिंग एक्ट के बाद आप आएंगे, देखिए ये एक्ट जो है रेगुलेटिंग एक्ट के बाद 20-20 साल पे एक्ट आएंगे रिन्यूअल के लिए। ठीक है ना, रिन्यूअल के लिए कि उसमें कुछ कुछ इंप्रूवमेंट के साथ उसको रिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया। उसके बाद रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां थी, तो उन कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। पिट्स इंडिया एक्ट नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उस समय विलियम पिट जो थे वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये 1784 की बात है, जब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया बंगाल का, और बंगाल और बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को उसके अधीन कर दिया गया। लेकिन कुछ ही मामलों में, जैसे कि युद्ध और शांति के मामलों में। लेकिन यहां पर जब आप आएंगे पिट्स इंडिया एक्ट में, तो पिट्स इंडिया एक्ट लाया ही इसलिए गया था कि इसमें जो जो कमियां लग रही थी यहां पे उसको सुधारा जाए। तो यहां पे पूर्ण अधिकार दे दिया गया, एक तरह से पूरी तरह से बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी को पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन रख दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहां पर गवर्नर जनरल और उसकी जो काउंसिल है, तो यहां पे गवर्नर जनरल के अलावा 4 इसमें मेंबर हैं, जबकि यहां पर 3 मेंबर कर दिया गया। ठीक है, 1 मेंबर घटा दिया गया, और इस 3 में से एक जो मेंबर होगा वो सेनापति होगा, यानी कमांडर इन चीफ होगा। ये ध्यान रखिएगा, यहां सेनापति को शामिल नहीं किया गया है गवर्नर जनरल की काउंसिल में, यानी कि परिषद में। लेकिन यहां पर एक तो घटा दिया गया, 4 में से 3 कर दिया गया, और दूसरा यहां पे एक सेनापति रख दिया गया, यानी 3 मेंबर्स में से एक सेनापति भी होगा, कमांडर इन चीफ भी होगा। ठीक है, यहां पर देखिए गवर्नर जनरल को वीटो राइट नहीं है, वीटो पावर नहीं है। यहां पे वोटिंग पावर भी नहीं था नॉर्मल केस में, अगर टाई होगा तभी वो वोट कर सकता है। स्थिति बराबरी पर छूटेगी, यानी कि देखिए 4 मेंबर हैं, इन्हीं को वोटिंग राइट था यहां पर, तो 2-2 की बराबरी पर जब बात आएगी तभी
यहाँ पे गवर्नर जनरल वोट कर सकता था। लेकिन यहाँ पर देखिए 3 मेंबर तो वोट करेंगे ही, साथ साथ गवर्नर जनरल को भी यहाँ वोटिंग राइट मिल गया और वीटो भी मिल गया, जो कि यहाँ पर वीटो नहीं था। यानी वीटो का मतलब यह है कि वो काउंसिल द्वारा किए गए किसी भी फैसले को पलट सकता है अपने डिसीजन से, तो ये वीटो था। ठीक है, उसके अलावा आप आइए यहाँ देखिए कि अब तक क्या होता था। अब तक जो व्यापारिक मामला था और पॉलिटिकल मामला था, 2 मामले होते थे। तो इन मामलों को कौन देखता था? सीओडी यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या इसी को कहा जाता था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अब तक कॉमर्शियल मामले यानी व्यावसायिक मामले और पॉलिटिकल मामले दोनों कौन देखता आ रहा था? तो सीओडी ही देखता आ रहा था। अब इसको समझ लीजिए, हालांकि मैंने पहले समझा दिया था आपको। देखिए, एक था बीओपी, इसको कहते थे बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स। बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स यानी कि ये कंपनी के शेयर होल्डर्स थे। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स यही थे। ठीक है, और ये अपॉइंट करते थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को, ठीक है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। तो ये देखिए, ये ओनर थे कंपनी के, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ये शेयर होल्डर हैं। और ये अपॉइंट करते थे सीओडी यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, या आप इसे कहें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, संचालक मंडल हिंदी में कहते हैं। तो ये जो थे ना, ये सीओडी ही कंपनी का संचालन करती थी भारत में। ठीक है, और बीओसी क्या था? देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत बीओसी बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है ना, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो इसको सुपरवाइज करती थी, सीओडी को, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो ध्यान से समझिएगा, बीओपी जो है बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स यानी कि शेयर होल्डर्स हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के। सीओडी जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, यही संचालन करते थे कंपनी का। और बीओसी इस एक्ट के तहत बनाया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट के तहत, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको नियंत्रक मंडल कहते थे। और ये नियंत्रक मंडल बैठता कहां था? ब्रिटेन में बैठता था। ठीक है, तो ये क्या करता था? इस पे नजर रखता था। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया था पिट्स इंडिया एक्ट में कि जो काम है कंपनी का, उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहले कॉमर्शियल यानी व्यावसायिक कार्य और राजनीतिक कार्य, दोनों कौन देखता था? सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ही निर्देशन में दोनों होते थे। लेकिन अब स्थितियां बदल गई। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो है, कहा गया कि अब वो देखेगा सिर्फ कॉमर्शियल वर्क, यानी कॉमर्शियल मामलों को, व्यावसायिक मामलों को देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जबकि राजनीतिक मामलों को कौन देखेगा? तो बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहां पे कहा गया पिट्स इंडिया एक्ट में। तो इसके बाद से ही हो गया कि अगर गवर्नर जनरल को युद्ध पे के बारे में फैसला करना है, ट्रीटी के बारे में फैसला करना है, तो परमिशन सीओडी नहीं देगा, परमिशन बीओसी देगा। यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के बाद जितने भी युद्ध भारत में अंग्रेजों ने लड़े, उसके लिए बीओसी की सहमति रही होगी। ठीक है ना, इसको आप समझिएगा। तो यहां पे देखिए, पिट्स इंडिया एक्ट के पहले कॉमर्शियल और पॉलिटिकल अफेयर्स जो भी था, ये दोनों कौन देखता था? सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन अब पिट्स इंडिया एक्ट से क्या हुआ? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया कि सिर्फ आप कॉमर्शियल मामलों को देखेंगे, जबकि पॉलिटिकल अफेयर्स किसके जिम्मे रहेगा? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल के जिम्मेदारी, इसकी नियंत्रक मंडल की जिम्मेदारी होगी पॉलिटिकल मैटर्स की। ठीक है, अब देखिए यहां पे जो कंपनी है और कंपनी का नुमाइंदा यहां कौन है? यहां पे गवर्नर जनरल देख रहा है। तो सीओडी भी कॉमर्शियल मामलों के लिए गवर्नर जनरल को निर्देशित करेगी, जबकि बीओसी पॉलिटिकल मामलों के लिए गवर्नर जनरल को निर्देशित करेगी। और इस कंपनी के नीचे कौन होगा? तो भारत होगा। ठीक है, तो देखिए ये एक मैंने इस तरह से बना दिया है। सबसे ऊपर क्राउन, क्राउन का मतलब राजा या रानी। ठीक है, और उसके बाद ब्रिटेन की संसद है, उसके नीचे ये सीओडी और बीओसी निर्देशित करने जा रहे हैं। किसे? कंपनी को। सीओडी कॉमर्शियल अफेयर्स के लिए निर्देशित करेगा, जबकि बीओसी डायरेक्शन देगी पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए। ठीक है, किसे डायरेक्शन देगी? गवर्नर जनरल को। तो ये मैंने सारा डिटेल में बताया था, यहां पर थोड़ा बहुत मैंने आपको बता दिया ताकि
आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बना रहे और कनेक्शन बना रहे टॉपिक का। और यहां पर देखिए प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन की बात कही गई पिट्स इंडिया एक्ट में। मैंने यहां पर बताया था कि देखिए यहां जो BIC यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं, कर्मचारी हैं, वो प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं और कई तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। तो अब कहा गया, और ये क्या करते थे, यहां पैसा बनाते थे, करोड़ों कमाते थे, इंग्लैंड जाते थे, वहां ऐशो आराम की जिंदगी जीते थे और इनको कहा जाता था अंग्रेज नवाब, ठीक है ना। तो यहां पर अब कहा गया कि भाई इसको थोड़ा सा कंट्रोल और किया जाए करप्शन पे। यहां पे तो करप्शन पे कंट्रोल करने के लिए प्राइवेट ट्रेड पे रोक लगाया गया, इनके गिफ्ट लेने पे रोक लगा दिया गया। अब यह कहा गया कि आप जब ज्वाइन करते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को तो विद इन 2 मंथ्स आप अपने प्रॉपर्टी को भी डिक्लेयर करेंगे कि आपके पास क्या प्रॉपर्टी है, ताकि आप जब नौकरी छोड़ के जाएंगे तो हिसाब किताब लगाया जा सके कि इतने दिन में आपके नौकरी के अनुपात में आपका इनकम कितना होना चाहिए, आपके पास कितनी प्रॉपर्टी थी और कितना हो गया उतने दिन में। तो अगर अनुपात में है तो ठीक है, और उस अनुपात में नहीं है तो वो जेन्युइन कमाई नहीं है, ईमानदारी की कमाई नहीं है। तो भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए यहां पर यह भी किया गया। और फर्स्ट टाइम यहां पर एक टर्म यूज किया गया ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया, यानी कि जो भी कंपनी ने यहां पर जो भी क्षेत्र एक्वायर किया है भारत में, वो अब कंपनी के नियंत्रण में नहीं रहेगा। उसको कंपनी का क्षेत्र नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा ब्रिटिश पोजेशन, ब्रिटेन का क्षेत्र कहा जाएगा। तो ये सब कुछ टर्म्स थे, और भी चीजें इसमें मैंने बताई थी डिटेल में। तो यहां तो हमारा टॉपिक चार्टर्ड एक्ट 1793 है, तो उस पर डिस्कस करना है, लेकिन हमने थोड़ा सा कनेक्शन आपका बना दिया ताकि यहां इंटरेस्ट आपका बना रहे। अब हम आएंगे चार्टर्ड एक्ट 1793 पे, लेकिन इसके पहले एक छोटी सी बात और करनी है, क्योंकि देखिए पिट्स इंडिया एक्ट जब आया उसके बाद एक और एक्ट आता है, और ये भी विलियम पिट्स ही लेके आते हैं, और वो एक्ट है एक्ट ऑफ 1786। अब इसमें क्या था देखिए, समझ लीजिए। देखिए हुआ क्या था कि 1786 में आप जानते हैं कि गवर्नर जनरल बनकर कौन आया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बन के भारत आता है। लेकिन जब विलियम पिट्स ने, उस समय प्रधानमंत्री थे, यानी कि आप कह सकते हैं कि संसद की तरफ से ये डिसीजन लिया गया कि भारत में गवर्नर जनरल के रूप में जाना चाहिए किसे, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो कॉर्नवालिस ने उस समय 2 शर्तें रखी थी। बोला कि मैं बेहतर ढंग से काम तब कर पाऊंगा जब मुझे गवर्नर जनरल के साथ साथ कमांडर इन चीफ यानी सेनापति का भी पद दिया जाए, ठीक है ना। देखिए यहां पर क्या था, गवर्नर जनरल की काउंसिल है, इस काउंसिल में गवर्नर जनरल है और 3 सदस्य हैं, और इसमें 3 सदस्यों में एक जो है वो सेनापति है। तो क्या कहा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कि मैं तभी अच्छे से कर पाऊंगा वहां पे भारत में काम गवर्नर जनरल के रूप में जब मुझे सेनापति का पद भी दिया जाए गवर्नर जनरल के साथ साथ। क्योंकि देखिए आप जब विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के समय कॉर्नवालिस जो था वहां पे कमांडर इन चीफ के रूप में पोस्टेड था अमेरिका में। और आपको पता है कि 1776 में अमेरिकन्स ने अपने आज़ादी की घोषणा भी कर दी थी। लेकिन वहां पर जब कॉर्नवालिस पोस्टेड रहा तो उसको ऐसा अनुभव हुआ कि भारत की जो व्यवस्था है उसमें कुछ कमियां हैं। जैसे उसको लगा होगा कि गवर्नर जनरल का जो पद है इस तरह का बनाया गया है कि बहुत सारे मामलों में उसका स्ट्रांग होल्ड नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखिए गवर्नर जनरल और 3 सदस्य हैं यहां पर। तो यहां पर उसका कहना था कि भाई ये जो सेनापति है, सेनापति का पद भी गवर्नर जनरल ही संभालेगा। तो विलियम पिट ने, यानी ब्रिटेन की संसद कह सकते हैं, ने ये बात मान ली थी। और एक तरह से आप देखा जाए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए ही ये एक्ट ऑफ 1786 लाया गया था। तो ये किसके लिए लाया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए। आप याद रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। और इसमें लॉर्ड कॉर्नवालिस क्या है, गवर्नर जनरल भी है और सेनापति भी है, सेनापति भी है। प्लस इसको यह भी अधिकार दिया गया इस एक्ट के तहत कि जो ये काउंसिल है,
गवर्नर जनरल की ये काउंसिल जो है, इस काउंसिल का कोई भी जो फैसला होता है, ठीक है, इसके फैसले को कोई भी नहीं, कुछ विशेष मामलों में, जैसे युद्ध के मामले में, पीस के मामले में, ठीक है, वेलफेयर के मामले, कुछ इंपॉर्टेंट स्पेशल केसेस में ये फैसला जो है काउंसिल का, ये निरस्त कर सकता है, निरस्त कर सकता है। तो देखिए, एक्ट ऑफ 1786 के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोनों पद दे दिए गए थे, यानी कि गवर्नर जनरल में ही क्या किया गया था, सेनापति यानी कमांडर इन चीफ का जो पोस्ट है उसमें निहित कर दिया गया था। यानी अब कॉर्नवालिस दोनों पद पे है, गवर्नर जनरल के पद पे भी और सेनापति के पद पे भी। तो यही देखिए, इस एक्ट के पहले, चार्टर्ड एक्ट के पहले ये चीज हुआ था, एक्ट ऑफ 1786, ठीक है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि एक्ट ऑफ 1786 जो है वो किसके लिए लाया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। और इसमें क्या क्या प्रोविजन था, तो इसमें प्रोविजन ये था कि गवर्नर जनरल जो होगा, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस जो होगा, वो गवर्नर जनरल का भी पद देखेगा और सेनापति यानी कमांडर इन चीफ का भी पद देखेगा। साथ ही कुछ विशेष मामलों में वो गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसके द्वारा जो लिए गए फैसले हैं उन फैसले को निरस्त कर सकता है, ठीक है। तो ये दोनों बात आप ध्यान रखिएगा एक्ट ऑफ 1786 में। तो यहां तक हमने देख लिया एक्ट ऑफ 1786, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इसको आपको देखना चाहिए, ठीक है, इसको आपको जानना चाहिए चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एक्ट के पहले, चार्टर्ड एक्ट 1793 के पहले इसको पढ़ना जरूरी था। तो ये आप समझ गए, देख लिया आपने। अब आइए, अब हम फाइनली आते हैं चार्टर्ड एक्ट 1793 पे। इसको मैंने इसलिए बता दिया ताकि आप इससे अच्छा कनेक्शन बना सके इस टॉपिक से। तो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट जो आया था वो 1773 में आया था और ये कहा गया था कि इस एक्ट को हर 20 साल के बाद, हर 20 साल के बाद इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन के साथ इसको लागू किया जाएगा। तो देखिए, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 है, तो 1773 के बाद 20 साल क्या हुआ, पीट्स इंडिया एक्ट तो लाया गया, इसमें कुछ कमियां थी इसको सुधारने के लिए, लेकिन कहा गया था कि इसका अध्ययन किया जाएगा और अनुभव से देखा जाएगा 20 सालों में कि इसका असर क्या रहता है, फिर उसके अनुसार हम कुछ नए नियम ला सकते हैं। तो हुआ क्या कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया और फिर उसके 20 सालों के बाद, 20 ईयर्स के बाद, यानी कि 1793 में चार्टर्ड एक्ट 1793 लाया गया। चार्टर्ड का मतलब आदेश, ठीक है। और यहां पे क्या था देखिए, अब कहा गया ठीक वही बात कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको व्यापारिक एकाधिकार यानी कि ट्रेड मोनोपोली जो है वो 20 साल के लिए और उसको विस्तारित किया गया, यानी 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। देखिए, मैंने कहा कि यहां पे कहा गया था कि हर 20-20 साल के बाद एक एक्ट आएगा, तो 1773 आया, ठीक है, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद यहां पर 1793 का आएगा 20 साल के बाद, फिर 1793 के बाद 1813 में आएगा, ठीक है, 1813 के बाद फिर आएगा 1833 में। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 20-20 साल के बाद एक एक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर देखा आपने कि चार्टर्ड एक्ट 1793 जो है, यहां पर कहा गया कि व्यापारिक एकाधिकार जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसको 20 वर्षों के लिए और बढ़ाया जाता है। देखिए, मैंने एरो जो है वो ऊपर की तरफ दिया है, यानी कि इसको बढ़ाया गया। उसके अलावा पहली बार देखिए फाउंडेशन यहां पे पढ़ता है, न्यू पढ़ती है रिटन लॉ की। अब से पहले जो भी कानून थे, जो भी विधि थे, वो क्या था, वो अनरिटन था, मौखिक था। ध्यान रखिएगा, यहां पे कानून बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, न्यू पढ़ी, ठीक है, यहां पर कानून बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, न्यू पढ़ी, जबकि यहां पर लिखित नहीं था, यहां पर लिखित कर दिया गया। यहां तक लिखित नहीं है, यहां से लिखित कर दिया गया, रिटन लॉ अब आने लगा, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है कि किस एक्ट के तहत रिटन लॉ की शुरुआत हुई भारत में, तो आप कह सकते हैं कि रिटन लॉ की शुरुआत होती है चार्टर्ड एक्ट 1793 के समय से। उसके बाद देखिए, सैलरी,
यानी वेतन। किसकी सैलरी? बीओसी, यही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, नियंत्रक मंडल। यहां पे मैंने लिखा है, अभी मैंने समझाया नियंत्रक मंडल क्या है। नियंत्रक मंडल पिट्स इंडिया एक्ट से क्या हो गया था, कंपनी के पॉलिटिकल और कॉमर्शियल कार्यों को बांट दिया गया था। कॉमर्शियल काम कौन देखेगा? सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जबकि पॉलिटिकल कौन देखेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल। हिंदी में इसको कहते हैं संचालक मंडल, इसको कहते हैं नियंत्रक मंडल। नियंत्रक मंडल के जो डायरेक्टर्स थे या जो सदस्य थे वो कहां बैठते थे? तो ब्रिटेन में बैठते थे। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे। तो यहां पर देखिए, अब तक जो सैलरी मिलती थी सबको, वो कहां से मिलती थी? बीओसी की सैलरी यहां पर फिक्स हो गई। 93 के पहले जो सैलरी होती थी, इनको सैलरी ब्रिटेन से ही मिलता था, बीओसी के जो सदस्य होते थे। लेकिन 6 सदस्य होते थे इसमें। देखिए यहां पर अब कहा गया इस चार्टर्ड एक्ट में कि सैलरी जो इनकी आएगी बीओसी के मेंबर्स की, यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स की, यानी कि नियंत्रक मंडल के जो सदस्य हैं उनकी, फ्रॉम इंडियन रेवेन्यू, यानी कि भारतीय राजस्व से ही इनको पैसा दिया जाएगा, इनका वेतन दिया जाएगा, इनकी सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो यहां पर यह हो गया। उसके बाद देखिए यह भी कहा गया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को देगी 5 लाख पाउंड। किससे? भारतीय राजस्व से। ध्यान रखिएगा, 5 लाख पाउंड भारतीय राजस्व। और इसका यह था कि सारा खर्च निकालने के बाद, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कर्मचारी हैं, जो काम कर रहे हैं, उनकी सैलरी है, तमाम तरह के पर्क्स हैं, ठीक है, और भी चीजें जो भारतीय राजस्व से जाता था, जो इनका इनकम होता था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो सारे खर्चे को काटकर, ठीक है, उन खर्चों को काटकर जो बचेगा उसमें से 5 लाख पाउंड ब्रिटिश पार्लियामेंट को जाएगा, ठीक है, भारतीय राजस्व से। तो यह भी चार्टर्ड एक्ट 1793 में कहा गया। उसके अलावा देखिए सीनियर ऑफिशियल्स, यानी कि जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, सीनियर ऑफिशियल्स लीविंग इंडिया विदाउट परमिशन फ्रॉम ब्रिटिश सीनियर ऑफिशियल्स, हाँ ठीक है, सीनियर ऑफिशियल्स लिविंग इंडिया विदाउट परमिशन फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट। एंड अगर ऐसा होता है कि जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, यदि वो विदाउट प्रायर परमिशन वो भारत छोड़ते हैं, और परमिशन किससे लेना है? ब्रिटिश पार्लियामेंट से, दैट विल बी कंसीडर्ड एज देयर रेजिग्नेशन, यानी कि उनका इस्तीफा समझा जाएगा। सीनियर ऑफिशियल्स लीविंग इंडिया विदाउट परमिशन फ्रॉम ब्रिटिश पार्लियामेंट, दैट विल बी कंसीडर्ड एज देयर रेजिग्नेशन, यानी कि अगर वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से परमिशन नहीं लेते हैं कि उन्हें भारत छोड़ना है और वो चले जाते हैं भारत छोड़कर, तो समझा जाएगा कि उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि किस चार्टर्ड एक्ट में ये बात कहा गई, ये प्रोविजन रखा गया, या ये बात कही गई। ठीक है, उसके बाद देखिए रॉयल अप्रूवल। रॉयल अप्रूवल का मतलब है कि ब्रिटिश मोनार्क से, ब्रिटिश क्राउन से अप्रूवल, अनुमोदन, ठीक है, सहमति, ठीक है। ब्रिटिश क्राउन का मतलब यहां ब्रिटेन की पार्लियामेंट से ही रखिएगा, क्योंकि ब्रिटेन में मोनार्की है। ठीक है, तो रॉयल अप्रूवल अपॉइंटमेंट्स के मामले में, नियुक्तियों के मामले में, किसके अपॉइंटमेंट के मामले में? गवर्नर के अपॉइंटमेंट के मामले में, गवर्नर जनरल के अपॉइंटमेंट के मामले में, और सेनापति यानी कमांडर इन चीफ के अपॉइंटमेंट के मामले में। आपको पहले क्या होता था, आप यहां देखेंगे अब से पहले तक, कि अपॉइंटमेंट जो गवर्नर के, गवर्नर जनरल्स के और कमांडर इन चीफ के जो अपॉइंटमेंट्स होते थे, वो कौन करता था? सीओडी करती थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने इसको यहां पे ऐसे बना दिया ताकि कुछ चीजों को मैं कंपेयर करता चलूंगा और बताता चलूंगा कि इसका कनेक्शन कहां से है। तो देखिए सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो होती थी, वही अपॉइंटमेंट करती थी अब तक गवर्नर के, गवर्नर जनरल्स के और सेनापति के। जबकि वापस बुलाना, अगर गवर्नर जनरल को वापस बुलाना हो तो वापस कौन बुलाता था? ये अपॉइंटमेंट कर देते थे, वापस बुलाया जाता था बीओसी के द्वारा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। वापस ये नहीं भेज सकती, ठीक है ना, तो यही वापस बुलाता था। अपॉइंटमेंट करेगा ये
वापस बुलाएगा ये, अब तक यही था। लेकिन अब कहा गया कि बिना रॉयल अप्रूवल के, मतलब अपॉइंटमेंट तो यही करेगी अभी, लेकिन पहले क्या होता था कि अप्रूवल नहीं लेना पड़ता था, ब्रिटिश पार्लियामेंट या क्राउन कह सकते हैं, उससे अप्रूवल नहीं लेना पड़ता था। लेकिन अगर अब से आप किसी को गवर्नर बनाना चाहते हैं, सीओडी यदि गवर्नर बनाना चाहती है, या गवर्नर जनरल बनाना चाहती है, या कमांडर इन चीफ बनाना चाहती है, तो उस व्यक्ति के बारे में एक सहमति जरूरी होगी रॉयल अप्रूवल यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश क्राउन से। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए BEIC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसको एक अधिकार दे दिया गया इस चार्टर्ड एक्ट में कि वो इंप्लॉइज को, किसके इंप्लॉइज को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ही इंप्लॉय को या किसी इंडिविजुअल को भारत में ट्रेड की सहमति दे सकती है, ठीक है। इसके लिए वो लाइसेंस इशू कर सकती है अपने इंप्लॉइज को, ठीक है। देखिए इस लाइसेंस को प्रिविलेज या कंट्री ट्रेड के नाम से भी जाना जाता है। इसको मैं अभी समझाता हूं, पहले आप यहां पर समझिए कि यहां पर आपने देखा कि रेगुलेटिंग एक्ट में प्राइवेट ट्रेड पे रोक लगा दी गई थी, निजी व्यापार पे रोक लगा दी गई थी। किसके निजी व्यापार पे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स के निजी व्यापार के, उनके कर्मचारियों के निजी व्यापार पे। देखिए उस समय ऐसा होता था कि इनको लगा कि भाई ये लोग करप्शन में इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो यहाँ पे रोक लगा दिया। लेकिन बाद में इनको अनुभव हुआ कि नहीं, ये फायदेमंद हो सकता है, इसलिए इन्होंने क्या किया कि कहा कि चलिए भाई ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने यह अधिकार दे दिया कि अब आप जो है आप अपने इंप्लॉयज को या इंडिविजुअल्स को आप दे सकते हैं लाइसेंस कि वो भारत में ट्रेड करे प्राइवेटली, ठीक है। और इस लाइसेंस को कहा गया प्रिविलेज या कंट्री ट्रेड। अब ये है क्या? देखिए जैसे कि उस समय आप देखेंगे कि यहां से चाइना अफीम भेजा जाता था, अफीम भेजा जाता था चाइना, और फिर उसके बदले चाइना से आता था चाय, ठीक है, चाय आती थी वहां से। तो ये कोई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसका बिजनेस नहीं करती थी, ये इन्होंने अपना प्राइवेट सेटअप लगा रखा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स ने या किसी इंडिविजुअल ने। तो ये इंडिविजुअल व्यापार का चेन था, ये कंपनी टू कंपनी व्यापार का चेन नहीं था। जैसे यहां से चाइना अफीम गया भारत से और उधर से उसके बदले चाय आई, ठीक है। तो ये समझिएगा कि यहां पे अब ये प्राइवेट ट्रेड पे रोक लगा, लेकिन यहां पे अब लाइसेंस इशू करने लगी कंपनी। इसको अधिकार दिया गया कि आप लाइसेंस इशू कीजिए अपने इंप्लॉयज को और इंडिविजुअल्स को कि वो ट्रेड कर सके भारत में, और इस लाइसेंस को प्रिविलेज कंट्री ट्रेड भी कहा गया। उसके अलावा देखिए अभी तक रेवेन्यू और जुडिशियरी के जो मामले थे वो एक साथ चल रहे थे, उनकी सुनवाई एक साथ होती थी। सुनवाई करता कौन था? सुनवाई करता था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इसकी सुनवाई करता था। लेकिन अब ये क्या हुआ कि सेपरेशन किया गया रेवेन्यू और जुडिशियरी का, यानी कि राजस्व और न्यायिक मामलों को अलग अलग कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया? देखिए उस समय, देखिए चार्टर्ड एक्ट जो आया था किसके समय में आया है, ये भी आप जान लीजिए कि लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया है। कॉर्नवालिस 1786 में गवर्नर जनरल बनता है, और फिर ये चार्टर्ड एक्ट 1793 कॉर्नवालिस के समय बनता है, आता है ये 1793 में। कॉर्नवालिस 1786 से लेकर 1793 तक रहा था भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, या आप उसको बंगाल का गवर्नर जनरल कहें, बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का भी मत कहिए, बंगाल का गवर्नर जनरल। तो कॉर्नवालिस के समय ही ये चार्टर्ड एक्ट आता है, और कॉर्नवालिस ने ये महसूस किया कि जो भी यहाँ पर रेवेन्यू का काम या जुडिशियरी का काम जो है वो देखता है, वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखता है, ठीक है। और इसमें वो दोनों चीजें देख रहा है, सिविल और क्रिमिनल दोनों केसेस देख रहा है। अब सिविल के अंदर आ जाता है रेवेन्यू, ठीक है। अब जैसे कि किसी से के जमीन से जुड़ा हुआ मामला हो, किसी ने टैक्स टाइम पे नहीं दिया तो उसकी जमीन की कुर्की करनी है, जब्त कर लेना है, तो ये रेवेन्यू का मामला आएगा, ठीक है। तो ये कौन देखता था? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर देखता था। तो कॉर्नवालिस ने यह महसूस किया कि अगर उस कलेक्टर के खिलाफ ही कोई रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मामला आ जाए तो फिर क्या होगा? कलेक्टर तो ऑलरेडी देख रहा है रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मामला, तो इस स्थिति में क्या होगा? अगर वही करप्शन में लिप्त हो,
वो अपने खिलाफ कोई कार्रवाई तो करेगा नहीं, अपने आप को तो पनिश करेगा नहीं, या करेगा भी तो कुछ मिनिमम पनिशमेंट करेगा अपने लिए। तो इससे बढ़िया है कि उनके हाथ से ये रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन का जो पावर है उसको छीन लिया जाए। तो अब उसने क्या किया कॉर्नवालिस ने कि सेपरेट कर दिया, रेवेन्यू का मामला अलग होगा और जुडिशियरी का मामला अलग होगा। और इस तरह से उस समय रेवेन्यू के मामलों को देखता कौन था, उसकी सुनवाई कहाँ होती थी, तो माल अदालत बोलते थे। माल अदालत में रेवेन्यू के मामलों की सुनवाई होती थी। करता कौन था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो अब उसने क्या किया कॉर्नवालिस ने कि माल अदालत ही बंद कर दिया। पहले तो सेपरेशन कर दिया रेवेन्यू और जुडिशियरी का, और फिर माल अदालत इससे बंद हो गई। तो ये भी पूछा जा सकता है कि माल अदालतें किसने बंद की, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किस एक्ट के तहत, चार्टर्ड एक्ट 1793 के तहत। तो हमने एक तरह से डिटेल में इस पूरे चार्टर्ड एक्ट को समझ लिया है। अगर आप देखें यहाँ से जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, एक तो एक्ट ऑफ 1786 किसके लिए लाया गया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस के लिए लाया गया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब से कब तक भारत का गवर्नर जनरल था, 1786 टू 1793। इसने क्या डिमांड किया था गवर्नर जनरल बनने के लिए, इसने क्या शर्तें रखी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने या उस समय के प्रधानमंत्री विलियम पिट के सामने। तो उसने कहा था कि मैं भारत में तभी बेहतर ढंग से गवर्नर जनरल के रूप में डिलीवर कर पाऊंगा जब मुझे गवर्नर जनरल के साथ साथ सेनापति का भी यानी कमांडर इन चीफ का भी पद दिया जाए, और कुछ स्पेशल केसेस में जो गवर्नर जनरल की काउंसिल है उसके फैसले को निरस्त करने का अधिकार दिया जाए। तो ब्रिटिश संसद ने इस बात को मानते हुए उसे यह अधिकार दे दिया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, पूछा जा सकता है, पहला गवर्नर जनरल जो गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ सेनापति दोनों ही पदों पे रहा भारत में, तो आप कहेंगे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, यहां से सवाल बन सकता है। उसके अलावा चार्टर्ड एक्ट से पहले क्या हुआ, तो व्यापारिक अधिकार 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। रिटेन लॉ का फाउंडेशन किस एक्ट में पड़ा, तो फाउंडेशन इसका पड़ा या नींव इसकी पड़ी रिटेन लॉ की, यानी कि लिखित कानून की जो नींव पड़ी वो चार्टर्ड एक्ट 1793 में। जबकि कानून बनाने की नींव कब रखी गई, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से। अब तक जो था इस एक्ट के पहले तक जितने भी कानून बनते थे चार्टर्ड एक्ट 1793 के पहले तक वो बनते थे, वो मौखिक होते थे। ठीक है, लेकिन अब पहली बार यहां पर आप रिटेन लॉ देखेंगे। आप हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, वो रिटेन है और ओरिजिन उसका कहीं ना कहीं यहीं से आता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ओरिजिन का, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, वो रिटेन है, तो इसका ओरिजिन कहां है। ठीक है, तो ओरिजिन कहां से था, तो इसी चार्टर्ड एक्ट 1793 से। ठीक है, अब यहां पर सैलरी बढ़ा दिया गया। यह भी पूछा जा सकता है कि पहली बार जो बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो मेंबर्स हैं या जो नियंत्रक मंडल है, उनकी सैलरी, उनका वेतन जो है पहली बार किस चार्टर्ड एक्ट में कहा गया कि उनकी सैलरी जो जाएगी वो इंडियन रेवेन्यू से जाएगी, तो चार्टर्ड एक्ट 1793। ठीक है, उसके अलावा 5 लाख पाउंड की बात कही गई थी भारतीय रेवेन्यू से ब्रिटिश पार्लियामेंट को देने की। ब्रिटिश कौन देगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, किस एक्ट में यह प्रोविजन किया गया कि अगर कोई भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सीनियर ऑफिसर भारत छोड़ता है तो उसके लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट से परमिशन लेना जरूरी होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसके इस एक्ट को क्या समझा जाएगा, दैट विल बी कंसीडर्ड एज हिज रेजिग्नेशन। ठीक है, यानी उसका इस्तीफा समझा जाएगा। तो ये कहां पे है, तो चार्टर्ड एक्ट 1793 में। रॉयल अप्रूवल की जरूरत पड़ गई, किस एक्ट में रॉयल अप्रूवल की जरूरत पर बल दिया गया, अपॉइंटमेंट्स में। किसके अपॉइंटमेंट में, गवर्नर, गवर्नर जनरल और सेनापति, कमांडर इन चीफ के अपॉइंटमेंट्स में, तो चार्टर्ड एक्ट 1793 में। ठीक है, किस एक्ट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार दिया कि आप लाइसेंस दीजिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के एम्प्लॉयज को या इंडिविजुअल्स को कि वो
ट्रेड कर सके इंडिया में, यानी प्राइवेट ट्रेड कर सके इंडिया में, रेगुलेटिंग एक्ट में प्राइवेट ट्रेड पे रोक लगा दी गई थी। यहां पे कहा गया कि उनको लाइसेंस दीजिए, और इस लाइसेंस को कहा गया प्रिविलेज या कंट्री ट्रेड। तो पूछा जा सकता है कि प्रिविलेज या कंट्री ट्रेड क्या है, या लिखने के लिए भी आपको दे सकता है। तो यहां पर अगर आप इस चीज को समझ गए हैं तो आप 100 वर्ड में इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, 100 वर्ड्स में। उसके बाद रेवेन्यू और जुडिशरी को सेपरेट कर दिया गया। कब? किस एक्ट में? तो चार्टर्ड एक्ट 1793 के तहत इसको अलग किया गया, और इसके तहत माल अदालत जो थी, जहां पे रेवेन्यू मामलों की सुनवाई होती थी, उसको बंद किया गया। किस एक्ट के तहत? चार्टर्ड एक्ट 1793 के तहत। किसने बंद किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो मेरे ख्याल से ये पूरा टॉपिक आप डिटेल में समझ गए हैं। एक बार आप लीजिए स्क्रीनशॉट। So this is the end of the video. Do like, share and subscribe. Take care. Keep smiling. Jai Hind.